हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एजुकेशन और क्वालिटी कंटेंट। और यहां पर कभी भी आपसे 2 लेक्चर्स या 1 लेक्चर से कितने भी लेक्चर्स के बाद कोई फीस डिमांड नहीं की जाएगी, क्योंकि यहां पर जो चीज मैटर करती है वो सिर्फ और सिर्फ होता है आपका एजुकेशन। तो आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे थे, तो हमने स्टार्ट किया आपने ये सीरीज पूरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। तो इसमें हम पहले करते हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबको डिस्कस करते हुए, उनको डिराइव करते हुए फिर हम आते हैं आरडी शर्मा पर, एंड देन आरडी शर्मा के उसी टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, और जो कुछ डेरिवेशंस बची होती हैं वो भी सब कुछ करते हैं हम। यानी कि एक कंप्लीट सीरीज है जहां पर सारी डेरिवेशन, सारे कंटेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं मेरे एंड इन सारे धुरंधर टीचर्स के, क्योंकि इन सबकी भी वही सीरीज चल रही है जैसे कि हमने यहां पर मैथ्स की लगाई हुई है भाई, तो आप जरूर होगे क्या कामयाब। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। आप सोचोगे कि एनसीईआरटी में तो सर एक ही चैप्टर कोनिक सेक्शन चल रहा है। हाँ भाई, तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताई ये बात कि एनसीईआरटी में जो चैप्टर सिर्फ कोनिक सेक्शन के नाम से है, वो आरडी शर्मा में 4 अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है: सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो यहां पर हम पहुंच चुके हैं कहां पर? आरडी शर्मा के चैप्टर एलिप्स पर। क्लियर है बात? चलो तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एलिप्स। अब एलिप्स को हमने डिफाइन कर लिया है और उसकी डेफिनेशन के साथ उसकी डेरिवेशंस भी कर ली हैं सारी। ठीक है, जो जहां से आती सारी चीजें सब कुछ डिफाइन किया। कुछ एक चीज है जो मैंने आपसे इससे पहले पूछी थी एक वीडियो में एनसीईआरटी के, और उसका आंसर मुझे अब चाहिए है आपसे, है ना। और अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं तो आप इसको कंटिन्यूसली देख लो, आराम से सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो ये बेटर रहेगा कि पहले आप जाकर वो एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस एंड क्वेश्चन वीडियोस देखिए, उसके बाद यहां पर आइए, क्योंकि यहां पर अब उसके लेवल से थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करेंगे एंड ऊपर लेवल की ही डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर पढ़ते हैं सबसे पहले तो डेफिनेशन। स्टार्ट यहां से डेफिनेशन से ही कर रहे हैं। डेफिनेशन हमने डिफाइन इसको किया हुआ है वैसे तो एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी एक बार यहां पर ध्यान से देख लेते हैं कि शर्मा जी का क्या कहना है। ठीक, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? एन एलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन व्हिच मूव्स इन द प्लेन इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस in the same plane to its distance from a fixed straight line called directrix is always constant. ठीक है, and which is always less than unity. तो ये डेफिनेशन भी हमने देखी थी, और एक और डेफिनेशन देखी थी हमने एलिप्स की, कि भाई लोकस ऑफ और सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, whose sum of distances from two fixed point in a plane is always constant. मतलब कि दो फोकस से जब हम एलिप्स बनाते थे तो आपको याद होगा कि 2 फोकस हैं आपके पास, F1 और F2। तो जो पॉइंट्स आते थे हमारी, उनकी सम ऑफ डिस्टेंस होती थी जो F1P प्लस F2P, या P1 बोल दो, F1P2 और F2P2, ये हमेशा कैसे आती थी? कांस्टेंट आती थी। यहां पर कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, और उनकी सम ऑफ डिस्टेंस जो आएगी वो कैसी रहेगी? F1P3 प्लस F2P3, हमेशा कांस्टेंट। तो एक तो डेफिनेशन ये होती है और एक डेफिनेशन ये वाली होती है। हमने दोनों ही डेफिनेशन देखी हुई है। दूसरी वाली डेफिनेशन क्या बोल रही है, जो यहां पर लिखी हुई है, कि सारे उन पॉइंट्स का लोकस जो कि किसी प्लेन में मूव करते हैं, लोकस वर्ड से तो अब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी ना, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दिशांत पंजवानी जी, यार आपका नाम मैंने पहले भी लिया हुआ जब आप आंसर्स दे रहे थे, एंड देन फिर बीच में आप थोड़े से गायब हो गए, तो फिर मैंने यहां पर यह देखा कि आपकी कंसिस्टेंसी उतनी क्यों नहीं आ रही। आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दो ना। आप बोल रहे हो कि आप सारे वीडियोस देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट अपना इंटरेक्शन बनना चाहिए। आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दो, बाकी सब देखो। आप यहां पर कितने सारे स्टूडेंट्स के सारे आंसर्स देखोगे? ठीक है, तो दिशांत जी आपको मैं बिल्कुल मॉनिटर कर रहा हूं, आपको भी हम देख रहे हैं, और फुल मार्क्स लेकर आना भाई अपन को, है ना। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछा करूं उसके आंसर दिया करो, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको चीज समझ में आ रही है कि नहीं, और चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो कितनी हद तक आ रही है, कितने अच्छे से आ रही हैं, एंड देन फुल मार्क्स तो लेकर आना ही है। ठीक है, तो चलो भाई, यहां पर क्या बोल रहा है आपसे कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। लोकस का मतलब आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने पिछले सारे कर्व्स जो भी पढ़े सब में बार बार डिफाइन कर चुका हूं ये चीज, है ना। तो जो भी मतलब होता है उसका डेफिनेशन जो होती है वो आंसर जरूर कमेंट सेक्शन पे मुझे दें। अब यहां पर लोकस ऑफ ऑल पॉइंट whose distance from a fixed point which is called focus, ये है फिक्स्ड पॉइंट आपका,
ठीक है, यहां से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस, ये हमेशा कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये हमेशा कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो हर उन पॉइंट्स का लोकस जहां पर भी आ रहे हैं जो जिनके डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से कैसी हो, कांस्टेंट हो एंड लेस देन 1 हो, तो वो कहलाती है क्या, एलिप्स। वो बनाता है क्या, एलिप्स। ठीक है, तो ये चीज भी हमने देखी हुई है, इसको भी हमने अच्छे से समझा हुआ है। तो आगे चलते हैं, डेफिनेशन तो ठीक है। और हां, एक और चीज, यहां पर ये जो रेशो है SP अपॉन PM, इसी को हम एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स बोलते हैं। ये किसी भी कर्व की एसेंट्रिसिटी होता है वैसे तो भाई, डिस्टेंस ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन का जो रेशियो होता है वो हमेशा एसेंट्रिसिटी होता है। पैराबोला के लिए कितनी होती थी, तो ये होती थी 1। एलिप्स के लिए कितना होता है, तो ये होता है भाई लेस देन 1। क्लियर है ये बात? ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब देखो भाई, यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चन उठकर आ जाता है वही इतना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपने इससे पहले नहीं किया, जबकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला। क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म पर बेस्ड है। बट जरूरी नहीं है कि एलिप्स सिर्फ वही हो जो कि वही जिसका सेंटर ओरिजिन पर आए, ठीक है, और जिसका मेजर एक्सिस एक्स या वाई एक्सिस में से कोई सा एक एक्सिस हो और माइनर एक्सिस भी एक्स या वाई एक्सिस में से कोई सा एक एक्सिस हो सकता है आपका एलिप्स यहां पर बन रहा हो, यहां पर ना तो इसका सेंटर ओरिजिन पर है और ना ही इसका एक्सिस जो है वो एक्स या वाई एक्सिस में से कोई सा है। तो भाई नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म भी तो होते हैं, बट एनसीईआरटी में नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिए हुए हैं आपको। तो बेसिकली इसका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन स्टिल कई बार मैंने देखा है कि इसके भी क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं भाई कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना सारे, तो आप निकाल सकते हो, तो हमको निकाल कर बताओ, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर भी पढ़ा है, आपने पूरा कोनिक सेक्शन पढ़ा, तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि किसी भी कर्व की इक्वेशन कैसे निकाली जा सकती है। तो ये सारी चीजें आपसे निकालने के लिए पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अपन को निकालना है भाई। तो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट्स इसको ट्राई करें, आयुष, पूनम, दिशांत, सब इसका आंसर दें। अर्जुन, आप सब इसका आंसर दो मुझे एक बार ट्राई करके कि क्या ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। और हाँ, मैं आप लोगों के मार्क्स भी चेक कर रहा हूं। आपने जो इससे पहले टेस्ट पेपर दिया उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं, नेक्स्ट टेस्ट पेपर भी जल्दी से आने वाला है, तो उसको भी दें और उसके मार्क्स भी बताएं। ठीक है, अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकस इज 1, 0, the directrix is x plus y plus 1 equal to 0 and eccentricity is equal to 1/√2। ठीक है, तो यहां पर एसेंट्रिसिटी दी हुई है आपको दिया हुआ है फोकस, आपको दिया हुआ डायरेक्ट्रिक्स। तो आप कैसे निकाल सकते हो भाई इस एलिप्स की इक्वेशन? अब यहां पर मैं बोलता हूं ये डायरेक्ट्रिक्स है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 1, कहीं पर भी हो जाए, कहीं पर भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये फोकस है आपका 1, 0। ये पॉइंट मैं बोलता हूं ये है आपका S, ये है P और ये है M। ठीक है, आपको पता है SP इज टू PM कितना होता है। मतलब इससे पहले आपको याद होगा कि जब पैराबोला की ऐसी इक्वेशन निकालते थे हम, पैराबोला की ऐसी इक्वेशन निकालते थे, तो आपको पता था कि इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल लेते थे, क्योंकि SP और PM वहां पर कैसा होता था, इक्वल होता था पैराबोला के केस में। बट यहां पर आपको पता है कि SP अपॉन PM जो है वो इक्वल नहीं है, वो E के इक्वल है। E के इक्वल वहां पर भी होता था, बट वहां पर E ही 1 हो जाता था, दोनों डिस्टेंस इसलिए इक्वल रहती थी। अब यहां पर आप क्या बोलोगे, SP अपॉन PM जो है वो E के इक्वल है, तो आप बोल सकते हो SP डिस्टेंस जो है वो EPM के इक्वल है। E डॉट PM मतलब E इंटू PM बोल सकते हैं ये अपन। अब यहां पर आप बोलोगे कि भाई SP कितना है और PM कितना है, क्या आप निकाल सकते हो? तो आप यहां पर देखते हो कि लेट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y हो, और हमें पता है कि इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले SP निकालना है। और SP क्या होता है, तो SP भाई दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, वो किस फॉर्मूले से निकलेगी, तो वो निकलेगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद PM क्या है, तो PM एक पॉइंट और एक लाइन की डिस्टेंस है, और ये किस फॉर्मूले से निकलेगी, तो ये निकलेगी डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन के फॉर्मूले से।
बात क्लियर है आपको? ये सारी इजी चीजें हैं यहां पर, अगर आप समझते हो सारी चीजों को कि कैसे निकालते हैं तो। और अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता तो ये क्वेश्चन ही आपको टफ लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो सबसे पहले एसपी निकालोगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हो सबसे पहले। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पता है हमको, लेकिन फिर भी क्योंकि ये वीडियो का पहला क्वेश्चन है इसलिए दोनों फॉर्मूले में एक बार आपको बता दे रहा हूं। इसके बाद इसको कॉपी में लिखकर चल लो, और फिर जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें फॉर्मूले बार बार नहीं बताऊंगा, इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, और आपको ये पूछूंगा मैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। क्योंकि यार अल्टीमेट गोल तो अपना यही है ना कि चीजें आपको आनी चाहिए, मुझे आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखकर चलनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, अ पॉइंट x1 कॉमा y1 एंड लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? तो d होती है डिस्टेंस, और वो होती है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट। अगर पॉइंट x1 y1 होता और लाइन होती ax प्लस by प्लस c, तो इसके x और y की जगह आप रिप्लेस कर देते हैं x1 और y1 से, और बन जाता डिस्टेंस का न्यूमरेटर ax1 प्लस by1 प्लस c, अपॉन में जाता अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि x और y का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहां पर दोनों फॉर्मूले आपके पास हैं। सबसे पहले आप एसपी निकालते हो, वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो आप बोलते हो एसपी कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो एसपी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। इसके बाद आपको निकालना है पीएम। पीएम इज द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन ये वाला है, और इसका ax by प्लस c। सबसे पहले देखो कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। इसमें a कितना है? 1 है, b कितना है? 1 है, c कितना है? 1 है। a होता है x का कोफिशिएंट, b होता है y का कोफिशिएंट, और c होता है कांस्टेंट। तीनों ही 1 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे 1x प्लस 1y प्लस 1c। तो pm हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस y प्लस c मतलब कि 1, c तो 1 ही है, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a 1 था तो 1 का स्क्वायर, प्लस b 1 था तो उसका भी स्क्वायर। तो हो जाएगा pm कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ x प्लस y प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। इसको बोलो इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको पहले बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोलो 2, इसको बोलो 3। ठीक है, ऐसे ही वाला 2 और 3 लिखो। अब आप क्या बोलते हो? एसपी और पीएम की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आपको क्या करना है? इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो आप बोलते हो पुटिंग वैल्यू ऑफ एसपी एंड पीएम इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एसपी और पीएम की वैल्यू आप पुट करते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहां पर कितना हो जाएगा? एसपी इज इक्वल टू ई पीएम। ई है 1 बाय रूट 2, तो एसपी है कितना आपका? तो एसपी है अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। और पीएम कितना है? तो पीएम है x प्लस वाई प्लस 1 का मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन रूट 2। क्लियर है बात? रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। हम बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से स्क्वायर हटता है, x माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप बोलते हो। तो यहां जाता है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 2 का स्क्वायर और अंडर रूट x प्लस वाई प्लस 1, अंडर रूट नहीं, इसका भी स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर होगा और 1 बाय रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे? 1 बाय 2।
ठीक है, तो ये रहेगा x माइनस 1 का स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2xy। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहां पर 2ab मतलब कि 2xy हो जाएगा, 2bc मतलब कि 2y1 हो जाएगा मतलब 2y, और 2ca हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1। इस 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, y को इधर ही लिख लिया मैंने, माइनस 8x प्लस 4। इन सबको यहां ले आओ तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2xy इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर गया तो बचा 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर से एक y स्क्वायर गया तो बचा 3y स्क्वायर, माइनस 8x और माइनस 2x हो गए माइनस 10x, और माइनस 2y माइनस 2xy, और कांस्टेंट कितना बचा भाई? तो कांस्टेंट है आपका प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। और तो कुछ बच नहीं रहा है, तो यह है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में? तो आपको बोला गया था, और सोचो पहला ही इलस्ट्रेशन जो हम यहां पर इससे पहले कर रहे थे एलिप्स वगैरह के क्वेश्चंस, उसमें कितने अपन मजे ले रहे थे ना कि यार इससे इजी क्या आएगा, इससे इजी क्या आएगा, और सबसे इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे थे। और यहां पर देखो जो पहला ही क्वेश्चन आपने किया वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। और मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि यार जब तक आप एनसीईआरटी के साथ कोई दूसरी बुक ना लगा लो तब तक आपकी प्रिपरेशन को आप पूरा मत मानना। ये सारे क्वेश्चंस आने लायक क्वेश्चन है, इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं है भाई। अपन को जेईई मेंस एंड एडवांस करना तो उसके हिसाब से तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट अगर एनसीईआरटी के लेवल से कंपेयर किया जाए तो ये क्वेश्चन टफ लगने लगता है। लेकिन अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है बहुत अच्छे से तो फिर ऐसे क्वेश्चन है, चाहे फिर जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन है, किसी के भी क्वेश्चन है, हम अच्छे से उसे सॉल्व कर सकते हैं। और हमें फोकस तो वही करना है अल्टीमेटली, बोर्ड पे पहले अच्छे एग्जाम लाने, अच्छे नंबर लाने, उसके बाद फिर वहां पर फोकस है। तो हम क्यों ना ऐसी प्रैक्टिस करके चलें कि दोनों ही काम एक साथ हो जाए, दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। क्लियर है? तो आपको बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकस इज 1,0, डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1/√2। तो आपने सबसे पहले तो ये सोचा यार पैराबोला में इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, और वहां पर सबसे पहली चीज ये होती थी कि वहां पर डायरेक्ट्रिक्स नहीं होती थी, डायरेक्ट्रिक्स नहीं दी होती थी। क्यों? इसलिए नहीं होती थी क्योंकि पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स नहीं, सॉरी एसेंट्रिसिटी, पैराबोला की एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 ही होती है, और वहां पर डिस्टेंस विद डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस जो होता है वो इक्वल होता है। तो वहां पर इक्वेशन मतलब इक्वेट करके दोनों डिस्टेंसेस को हम आंसर निकाल लेते थे, जो भी हमारा कर्व की इक्वेशन आ रही होती थी वो निकाल लेते थे। अब यहां पर आपको बोला SP अपॉन PM इक्वल टू E होता है, मतलब कि फोकस से उस पॉइंट, किसी भी पॉइंट ऑन अ कर्व के डिस्टेंस, और उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो E होता है, और वो हमेशा लेस देन 1 होता है। यहां पर क्या लेस देन 1 का कोई काम नहीं था, E की वैल्यू 1/√2 रखो, SP इक्वल टू EPM का रिलेशन मिलेगा। SP है दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, और इसको आप निकाल सकते हो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड PM है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस, इसको आप निकाल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट के फॉर्मूले से। तो इन दोनों फॉर्मूले में आपने वैल्यूज को पुट किया, SP इक्वल टू EPM में जो भी वैल्यूज आई उनको रखा, दोनों साइड स्क्वायरिंग की और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, फाइनल आंसर आपके सामने है। यह है आपकी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। और आपको मैंने पहले भी बताया था जब पैराबोला पढ़ा रहा था या फिर सर्कल पढ़ा रहा था, कुछ एक चीज में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितने भी कर्व के इक्वेशन होते हैं वो इस फॉर्म में दिए जा सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2fx 2hy, इस टाइप को जो अपने किया था ना, ठीक है, और gxy ऐसा भी हो सकता है, xy वाले टर्म्स भी रहते हैं, प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा अपन यहां पर पूरा एक फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो हर टाइप के, चाहे आपका सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, या फिर आगे हाइपरबोला आएगा, उन सबकी इक्वेशन इस टाइप की बन सकती है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो। और स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो भी इस टाइप की वैल्यूज बन सकती हैं, लेकिन हाँ एक्स वाई के एक्स वाई, एक्स अकेला वाई अकेला एंड एक्स वाई दोनों एक साथ आने वाले जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट 0 होंगे, तो वहां पर जो फॉर्म होता है वो थोड़ा ईजी दिखने लगता है अपन को। ठीक है, लेकिन वो भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यह है आपका आंसर। और आप लोग भी एक बार बताएं कि आपका जो आंसर आ रहा था वो सही आ रहा था कि नहीं। अपन इसको क्लियर करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं भाई अपन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन हम जानते हैं, इस पे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं। एक जब एक्स एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस होता है और दूसरा जब वाई एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस होता है। एक अपना हॉरिजॉन्टल स्टाइल ऑफ पैराबोल इलिप्स एंड दूसरा वर्टिकल, है ना। तो यहां पर स्टैंडर्ड इक्वेशन हम जानते हैं, बट फिर भी मैंने इसको क्यों खास तरीके से यहां पर लिखा है, क्योंकि दो चीजें हमने अभी तक देखी नहीं हुई है। ठीक है, तो वो चीज अगर आपको जाननी है तो इसको यहां से आप देखिए और समझिए, नहीं जाननी है तो भाई फिर एनसीईआरटी का वीडियो देखकर क्वेश्चन करते हुए चले जाइए। ठीक, लेकिन मैं जानता हूं कि हर स्टूडेंट के मन में डाउट होता है और होना चाहिए। क्या डाउट, मैं बता रहा हूं अभी। ये हमने एक, भाई बना क्यों नहीं यार, अच्छा स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, 2 सेकंड रुक जाना बच्चों। हाँ, ये हमने एक एलिप्स बनाया, ये हमने एक्सिसेस बनाए अपने, और मैंने बोल दिया कि इसका जो फोकस होता है वो, अगर इसका मेजर एक्सिस जो है उसको आप पूरा 2a बोलते हो, ठीक है, माइनर एक्सिस को 2b बोलते हो, तो इसका फोकस होता है c या फिर AE, 0। ठीक है, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2, ये भी क्या हो गया AE, 0। और मैंने बोला कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, और क्योंकि दो फोकस है तो दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये पहले भी बताई हुई चीज है। बट इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो यहां पर इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a/e। ठीक है, उस इलिप्स की केस की बात कर रहा हूं मैं जहां पर मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है और सर्कल और जो सेंटर है वो कहां पर है, ओरिजिन पर। ठीक है, तो x इक्वल्स टू a/e एक डायरेक्ट्रिक्स होती है और दूसरी होती है x इक्वल्स टू माइनस a/e। ये ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये पॉइंट कितना होगा, तो ये होगा माइनस a/e, 0, और यहां पर ये वाला पॉइंट कितना होगा, तो ये होगा a/e, 0। तभी इसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू a/e और x इक्वल्स टू माइनस a/e है। ठीक है, तो यही इक्वेशन में बार बार आपसे पूछ रहा था कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी होती है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये होती है। ठीक है, अब लेकिन बात यहां पर यह आती है कि क्यों मान लो आप कि यहां पर माइनस AE, 0 और AE, 0 इसके फोकस होते हैं और a/e इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। कोई तो रीजन होता होगा ना, कोई ऐसे बोलकर थोड़ी चला जाता है बस। ठीक, हालांकि मैथ्स में बहुत सारे ना वो भी आती है, मतलब जो चीजें पूरी तरीके से प्रूव नहीं की जाती, मतलब एक्सियोम समझते हो। ठीक है, उसके बाद कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स विच कैन नॉट बी प्रूव्ड। ठीक है, एक्सियोम्स तो आते हैं जिससे फिर हम बाकी सारे डेरिवेशंस वगैरह को करने के लिए यूज करते हैं। देन एक्सियोम्स को भी बताने के लिए कई सारी जगह पर ऐसे स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है जिनका एक्चुअल प्रूफ कुछ दे नहीं पाते हम, तो फिर उसको बाय डेफिनेशन या फिर हम उसका मतलब स्टैंडर्ड ही मानकर चलते कि हाँ ऐसा है, इसको डिफाइन ही इस वे में कर दिया गया है। बट यहां पर इन सारी चीजों को हम बता सकते हैं, तो इनको हम बताएंगे। बट मैं आपको बता रहा था कि मैथ्स में ऐसा भी कई सारी जगह होता है, और ऐसी कई सारी चीजों को जानने के लिए आप ना, यहां पर मैंने एक हिस्ट्री ऑफ मैथ्स की सीरीज भी चालू की हुई है, तो आप उनको भी देखें, वहां पर काफी इंटरेस्टिंग वीडियोज हैं और बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोज आते ही रहेंगे, तो उनको देखिए और चीजों को समझते हुए चलिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स देखना जरूर। अब यहां पर a/e, 0 इसकी इक्वेशन क्यों होती है भाई, तो मैं यहां पर बोलता हूं चलो ठीक है, एक पॉइंट है आपका P, एक पॉइंट है आपका यहां पर Q। ठीक है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। आपको यह बात मालूम है क्या कि इसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी रहेगी, क्योंकि ये क्या है भाई, एक पॉइंट है जो वो कहां पर आ रहा है, वो आ रहा है अपने इलिप्स के कर्व के ऊपर। तो मैं अगर बोलूंगा कि इसकी डिस्टेंस, पॉइंट P की डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से जितनी भी उनका जो रेशियो है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि यहां पर मैं बोलता हूं, अगर ये पॉइंट अपना M कहीं नहीं यूज किया ना, ये M है, तो मतलब मैं बोल सकता हूं F1P अपॉन PM जो होगा वो भी E होगा, क्योंकि एसेंट्रिसिटी हमको मालूम है क्या होता है, ये रेशियो होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन कर्व टू द फोकस
है ना, और उसका रेशियो किसके साथ, डिस्टेंस विथ डायरेक्ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो F1P अपॉन PM जो होगा वो एसेंट्रिसिटी के इक्वल होगा, ये पता है हमको। फोकस से इस पॉइंट के डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट के डिस्टेंस का रेशियो लेस देन 1 होता है वो अलग बात है। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं F1P इक्वल्स टू EPM, ये हो गई इक्वेशन 1। एंड सिमिलरली मैं बोल सकता हूं भाई Q भी एक पॉइंट है जो कि इलिप्स के ऊपर आ रहा है, तो फोकस से Q तक की डिस्टेंस और फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, E ही होगा। तो आप बोलोगे F1Q अपॉन F1M, सॉरी F1Q अपॉन QM, फोकस से पॉइंट तक की डिस्टेंस एंड पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस ना, तो F1Q अपॉन QM इक्वल्स टू E। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, F1Q इक्वल्स टू EQM, ये इक्वेशन 2 हो गई। E डॉट है ना, मतलब E से मल्टीप्लाई हो रहा है PM और QM, तो F1P जो हो रहा है वो E डॉट PM हो रहा है और F1Q जो हो रहा है वो E डॉट QM हो रहा है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ठीक है, अभी क्या किया है आपने, बस एक पॉइंट लिया है P और एक पॉइंट लिया है Q। अब वो पॉइंट कहीं पर भी ले सकते थे आप, चाहे यहां पर लो, यहां पर लो, यहां पर लो, यहां पर लो, कहीं पर भी ले सकते थे, लेकिन फिर उसके बाद इसको प्रूव करने में आपको जबरदस्ती में परेशानी होती। इससे अच्छा आपने क्या लिया, जहां पर ये कर्व, ये इलिप्स एक्स एक्सिस मतलब इसके मेजर एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था, वहीं पर आपने वो पॉइंट ले लिया। अब वो कर्व के ऊपर तो आ रहा है, तो आप इससे भी कोई भी जनरल फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या बोला, P जो पॉइंट है वो किसके ऊपर आ रहा है, इलिप्स के ऊपर। ठीक है, F1P और PM की जो रेशियो होगा वो भी E होगा, और F1Q और QM का जो रेशियो है वो भी क्या होगा, E होगा। ठीक है, क्योंकि एक फिक्स्ड पॉइंट और एक डायरेक्ट्रिक्स से जो रेशियो होता है किसी भी पॉइंट का वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो आपने यहां पर दो इक्वेशंस बना ली, आप बोलते हो एडिंग बोथ द इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करते हो। अब दोनों इक्वेशंस को यहां नहीं लिखा था क्या, अच्छा इसी में लिखा हुआ था अपन ने, ओके। वही मैं सोचूं यार, इतनी मेहनत करी मैंने, गायब कैसे हो गया, हो जाता है कई बार गायब इसमें, बट नहीं अभी नहीं हुआ है, बच गए अपन। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, F1Q और F1P को आप ऐड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पर F1P प्लस F1Q आता है, F1P प्लस F1Q इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर क्या आता है, तो राइट हैंड साइड पर आता है EPM और EQM। E डॉट PM प्लस E डॉट QM, E यहां से कॉमन निकालो तो यहां पर हो जाएगा F1P प्लस F1Q इक्वल्स टू E PM प्लस QM। अब F1P को आप क्या लिख सकते हो, F1P प्लस F1Q आपको चाहिए ना, तो आप बोलोगे F1P और F1Q मिलकर कितने हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं 2a। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। दोनों की डिस्टेंस कितनी हो रही है भाई, खुद देखो यहां पर F1Q और F1P मिलकर कितने हो रहे हैं, तो ये पूरा मेजर एक्सिस बना ले रहे हैं ना, Q से F1 चलो, F1 से P चलो, तो पूरा मेजर एक्सिस, इसकी लेंथ हो गई 2a। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये आ चुका है 2a इक्वल्स टू E, यहां पर PM प्लस QM, तो PM प्लस QM क्या होगा, तो PM प्लस QM, PM है कहां से कहां तक भाई, तो वो P से M तक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, तो इसको आप बोल सकते हो, इस सेंटर को अगर मैं O बोलता हूं, O और कहीं यूज हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस सेंटर को मैं O बोलता हूं, तो OM, PM निकालना है ना, तो OM माइनस OP बोल सकते हो आप, PM को OM माइनस OP बोल सकते हो। ठीक है, तो आप बोलते हो यहां पर OM माइनस OP प्लस QM को क्या बोल सकते हो, तो QM को आप क्या बोल सकते हो, OM प्लस OQ, OM प्लस OQ। ठीक है, अब खुद देख लो भाई, यहां से देखो पूरा ये OQ है, इसमें आपको OM जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, पूरा QM। क्लियर है ये बात, तो हम क्या बोलते हैं यहां पर OM प्लस OQ, OM प्लस OQ
ठीक, लेकिन यहां पर एक बात आप देखोगे, बट OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू A। अब OP जो है वो भी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, और OQ जो है वो भी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है। भाई सेंटर से लेकर एक वर्टेक्स तक की डिस्टेंस होती है आपकी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और वो कितनी है, A के इक्वल है। मतलब OQ और OP दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि OP और OQ कैसे इक्वल है, तो ये दोनों कैसे आउट हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। कैसे आउट नहीं, क्या हो जाएंगे, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आ गया 2A इक्वल्स टू E इंटू 2OM, 2 से 2 कैंसल। ठीक है, A बाई E आ जाएगा आपके OM की वैल्यू। अब OM क्या था, कुछ समझ में आ रहा है? OM इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन विद दिस पॉइंट M, यानी कि इस पॉइंट M का जो x कोऑर्डिनेट है वो A बाई E है। यहां पर OM की वैल्यू कितनी आ रही है, A बाई E। मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, A बाई E आ रहा है। यानी आपको क्या समझ में आ गया कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो कहां से जाएगी, तो वो x एक्सिस पर A बाई E से पास होगी, और जहां पर x एक्सिस A बाई E है, x एक्सिस में x कोऑर्डिनेट A बाई E है, y तो जीरो हो गई क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कैसा होता है, जीरो। तो इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू A बाई E, बिकॉज वो A बाई E से पास होकर जा रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर सिमिलरली अब यहां पर इसका उतनी ही दूरी रहेगी भाई सेंटर से, तो जहां यहां पर A बाई E है तो लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस A बाई E हो जाएगी। इसलिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल्स टू A बाई E। इसका वर्टिकल बनाओगे तो भी सेम तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस एक बार आपको जानना जरूरी रहता, बाकी तो हर बार आपका ये चीजें सेम ही होंगी। क्लियर है बात? तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये होती है भाई देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू A बाई E, बिकॉज x को किस कोऑर्डिनेट पर कट करके जा रही है, वो x एक्सिस को, तो A बाई E पर, क्योंकि O से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, A बाई E। इसलिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि भाई कोई भी चीज अगर मैं करवा रहा हूं तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि वो सारी चीजें क्यों हुई हैं। जब मैं भी पढ़ता था ना तो मेरे को जनरली ऐसे ही लोग पढ़ाते थे, अभी भी आज तक भी मैं यही देखता हूं, जो भी चीजें लोग बताते हैं वो बहुत ऊपर तरीके से सुपरफिशियली आपको ये बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, एंड वो चले जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। ठीक भी है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उससे। बट कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आगे जाकर आपके कॉन्सेप्ट के सबसे बेसिक पॉइंट को हिला देते हैं, और अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर वो सच में हिल जाएगा और फिर कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो क्या चीज क्यों आती है ये बताना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपने निकाल ली ना कि हाँ यार हमने एक लाइन खींची, ऐसे डिस्टेंसेस ली और इसको सॉल्व कर लिया, तो आपको ना फिर वो अप्रोच डेवलप हो जाती है कि किसी भी चीज को अगर आपको देखना तो कैसे आप उसको इमेजिन कर सकते हो और किस किस तरीके से उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसलिए इसको बताना इतना जरूरी होता है, इसलिए मैं इस पर इतनी मेहनत करता हूं। चाहे मैं ये क्लास पढ़ाऊं, चाहे क्लास 12 पढ़ें, अपन चाहे कहीं पर भी हम जाएं, तो ये सारी चीजें जो भी होती ना एक एक क्वेश्चन का, ताकि आपके मन में क्वेश्चन ही ना आए कोई, तो मैं खुद से ही उसका आंसर निकाल कर आपको देना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर ये चीजें आपको अच्छी लग रही, समझ में आ रही हैं, तो भाई ऐसे पढ़ते हुए चलो, सब कुछ अपन को बहुत अच्छा करना है आगे, है ना। अब दूसरी चीज क्या है, तो दूसरी चीज है F1 का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है AE, 0। तो ये क्यों होता है, मतलब कि जो फोकस है वो AE, 0 पर क्यों आता है। तो आप बोलोगे कि AE, 0 पर इसलिए आता है, किस लिए आता है वो बताओगे आप, क्योंकि आप सबसे पहले करोगे यहां पर, अब जैसे उसको ऐड किया ना, तो अब आप करोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, मतलब कि F1Q माइनस F1P आ जाएगा। ठीक है, F1Q माइनस F1P लेफ्ट हैंड साइड पर, F1Q माइनस F1P इक्वल्स टू, यहां पर क्या आएगा, राइट हैंड साइड पर आ जाएगा भाई EQM माइनस PM। ठीक है, EQM माइनस PM
ई इंटू क्यू एम माइनस पी एम। अब देखते हैं भाई दोनों चीजों की वैल्यू क्या हो रही है। तो F1Q माइनस F1P, F1Q माइनस F1P, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? F1Q में से आपको F1P को सब्ट्रैक्ट करना। तो सबसे पहले देखते हैं F1Q को क्या लिख सकते हो। तो उसको आप लिख सकते हो A प्लस, इसको पूरी को मैं बोल देता हूं चलो कितना, C, A प्लस C। ठीक है, तो F1Q को आप लिख सकते हो A प्लस C, तो यहां पर लिखा आपने A प्लस C, और माइनस F1P को आप क्या लिख सकते हो? तो F1P को आप लिख सकते हो A माइनस C। ठीक है, A माइनस C। तो हो जाएगा प्लस A, सॉरी माइनस A माइनस C इक्वल्स टू E, और अंदर QM माइनस PM। QM माइनस PM को आप क्या लिख सकते हो? तो QM कहां से कहां तक है भाई? Q से लेकर M तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो Q से लेकर M तक आप लिख सकते हो इसको Q से P प्लस P से M लिख सकते हो, बट PM की वैल्यू आपके पास है नहीं यहां पर, तो आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो भाई QO प्लस OM। ठीक है, QO प्लस OM लिखते हो आप इसको, तो यहां पर आ जाता है QO प्लस OM माइनस PM को क्या लिख सकते हो? PM को क्या लिख सकते हो? PM को आप लिख सकते हो OM माइनस OP, OM माइनस OP। ठीक है, तो यहां आप लिखते हो OM माइनस OP। अब ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई A प्लस C माइनस A प्लस C, क्योंकि माइनस अंदर गया ना, और यहां पर हो जाएगा E QO प्लस OM माइनस OM, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस OM प्लस OP। OM से OM कैंसिल हो गया, यहां पर A से A कैंसिल हो गया, तो यार 2C इक्वल्स टू E इंटू QO प्लस OP। अब QO प्लस OP को थोड़ा सा ध्यान दो, QO ये Q है, ये O है, प्लस OP अगेन वो किसके इक्वल हो रहा है? तो वो हो रहा है पूरा का पूरा आपके मेजर एक्सिस के इक्वल, 2A के इक्वल। QO प्लस OP कितना हो रहा है? 2A के इक्वल। अब ये पॉइंट्स जो है ना, एक बार देखने में हो सकता है कंफ्यूजन हो, आपको एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना कि क्या चीज मैं कैसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो QO प्लस OP को आपने क्या बोला? तो वो हो गया 2A के इक्वल, तो यहां आप लिखते हो 2A, तो हो गया 2C इक्वल्स टू 2AE, 2 से 2 कैंसिल, C इज इक्वल्स टू AE। जो मैंने आपको सबसे पहले जब एनसीईआरटी का रिप्रेजेंटेशन अपन देख रहे थे सारे मतलब एलिप्स का पूरा, तो वहां पर अपन ने जो फोकस लिया था उसको C,0 और माइनस C,0 लिया था। फिर ये बोला था मैंने कि कई सारी जगह C को AE लेते हैं अपन, तो ये है C को AE क्यों लेते हैं, उसका भी रीजन अब आपके सामने है। तो सारी चीजें पता लगाई जा सकती हैं, है ना, मतलब बहुत सारी चीजें, सारी तो खैर नहीं कर सकते अपन, लेकिन बहुत सारी, और जितनी कर सकते हैं उनको करना चाहिए। जहां जहां जो नेसेसरी चीजें रहती है वो सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगा और समझते हुए चला करो ये सारी चीजें, है ना। तो यहां पर अपने कितनी वैल्यू आई भाई? C की वैल्यू आई AE, और जो हमारे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आई थी वो x इक्वल टू A बाई E, सारी चीजें आ गई। ठीक, तो शुरुआत से एक बार देखते कि क्या क्या किया हमने, यहां पर इतनी मेहनत क्यों करी है। तो इतनी मेहनत इसलिए करी ताकि आप इसका आंसर दे पाओ। अगर आपसे कोई भी पूछे कभी कि इलिप्स का जो फोकस होता है वो AE,0 या माइनस AE,0 क्यों होता है, और उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो A बाई E क्यों होती है। अब एक क्वेश्चन और, दो चीजों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, या दो चीजों को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलते हो भाई? डिवाइड पे ज्यादा आएगी कि मल्टीप्लाई में ज्यादा वैल्यू आएगी? तो बोलो बोलो, आंसर दो। पवन भाई आंसर दो। मल्टीप्लाई में इनका कहना है, मल्टीप्लाई में। क्या आप लोगों का भी कहना मल्टीप्लाई में है? कमेंट सेक्शन पर आंसर दो, उसके बारे में बताता हूं कि सही है कि नहीं। अपने पवन भाई बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही इज्जतदार रिस्पेक्टेबल इंसान है ये, लेकिन यहां पर बैठते हैं, मेरे को गाइड करते हैं बहुत ज्यादा। तो यहां पर बात ऐसी है कि डिपेंड करता है कि नंबर क्या है। वो आपको यहां पर सबसे पहले पूछना चाहिए था कि किसको किससे डिवाइड कर रहे हो, किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस पर डिपेंड करती है ना चीजें।
कि वैल्यू ज्यादा आएगी कम आएगी। ये क्वेश्चन ही मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जनरली इंसान सुनकर सीधे ये बोल देता है कि हाँ मल्टीप्लाई में ज्यादा वैल्यू आएगी। तो एक बात यहां पर देखना, ए ई कॉमा 0, ए और ई मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो उनकी डिस्टेंस इतनी आ रही है, और ये देखो ए बाई ई है, ये वाला पॉइंट ए बाई ई, और इसकी डिस्टेंस ज्यादा आ रही है। तो ए बाई ई जो है वो ग्रेटर देन ए ई क्यों है? दोनों जगह ए तो है भाई, तो ए बाई ई जो है वो ए ई से बड़ा क्यों है? क्योंकि ई जो है वो एक्चुअल में 1 से छोटा नंबर है, मतलब कि वो पॉइंट में कोई नंबर है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर अपन देखते हैं। मान लो मैं बोलता हूं ई कितना है, 0.5 है। ठीक है, ई कितना है, 0.5 है, और ए कितना है, 1 है, मान लो बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो 1/0.5 कितना होगा? तो ये 2 आएगा। अब 1/0.5 2 आ रहा है, और अगर मैं बोलता हूं 1 × 0.5 करता हूं मैं, तो ये 0.5 आएगा। कौन सा बड़ा आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन वाला कि डिवीजन वाला? बात समझ में आई? इनको भी आई। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि हर बार ज्यादा ही हो भाई, हो सकता है ई की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो। जब 1 से छोटी बात करेंगे अपन, तब मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर ई से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो वो वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्लियर है बात? इसलिए यहां पर ए बाई ई जो है वो इलिप्स से बाहर आ रहा है, और ए ई जो है वो इलिप्स के अंदर ही आ रहा है। तो क्लियर है? अब क्या क्या किया अपन देखते हैं यहां पर। तो हमने एक एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस बनाने वाला एक अपन ने इलिप्स ले लिया। उसके बाद यहां पर देखा कि ठीक है, एक पॉइंट F1 एक पॉइंट F2 दोनों इसके फोकस होंगे, और P और Q इसके वर्टाइसेस बना लिए। एक मैंने डायरेक्ट्रिक्स खींची जो M पॉइंट से जा रही है, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स भी खींची, किस पॉइंट जा रही है वो लिखा नहीं मैंने, पर -M लिख देता हूं, चलो इसको N लिख देता हूं, कुछ भी है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसने लिखा। इसके बाद मैंने बोला कि मैं इक्वेशन बनाता हूं एक, क्योंकि मुझे पता है कि इलिप्स के कर्व पर आने वाला कोई भी जो पॉइंट होता है, उसके डिस्टेंस फोकस से और उसके डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, एक पॉइंट ऐसी जगह पर ले रहा हूं मैं जहां पर वो कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इससे मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्वेश्चन तो है नहीं, इससे मेरी डेरिवेशन इजी हो जाएगी। तो मैंने बोला इस पॉइंट को मैंने P पर ले लिया। अब F1P और यहां पर PM, इनका जो रेशियो होगा वो E के इक्वल होगा, तो F1P = EPM, पहली इक्वेशन बन गई। सिमिलरली एक पॉइंट मैंने Q पर लिया, तो F1Q और QM की जो QM का जो रेशियो होगा वो भी किसके इक्वल होगा, E के। Q भी भाई कर्व पर ही एक पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, यहां पर F1Q = EQM लिख दिया, दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे ही दोनों इक्वेशंस को ऐड किया मैंने, तो यहां पर F1P और F1Q आया जो कि 2a के इक्वल आ रहा था। पूरा मेजर एक्सिस बना ले रहे थे ये लोग। ठीक है, और यहां पर PM + QM आया, तो PM को मैंने क्या लिखा, OM - OP। ओए यार, PM को मैंने लिखा ये पूरा O से लेकर M तक OM - OP। तो इतने से, इस पूरे से अगर मैं OP माइनस कर दूंगा तो PM बचेगा ना, तो वही लिख दिया मैंने। और दूसरा कितना था अपना, QM, तो QM को मैंने क्या लिखा, OM + OQ। QM देखो यहां से लेके यहां तक, तो मैंने इसको लिखा OM + OQ। अब ये दोनों मिल गए भाई, ये OQ है और ये OM है। ठीक है, इतना मिलाकर आपका पूरा QM आ जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि भाई OP और OQ इक्वल आ रहे हैं, दोनों सेमी मेजर एक्सिस के इक्वल थे, एक प्लस का था एक माइनस था, उसको कैंसिल कर दिया। 2a = आ गया आपके पास 2OM × E, तो यहां से OM की वैल्यू निकल कर आई A/E, और आपका जो OM था वो था उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहां पर एक्स एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब कि ये डायरेक्ट्रिक्स किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस से होकर जा रही है वो अपन को पता चल गया, और वो था A/E। और एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और हमको इसकी इक्वेशन पता चल गई कि भाई ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल जा रही है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रही है, इसकी इक्वेशन होगी x = A/E। सिमिलरली दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x = -A/E। तो ये बात अपनी क्लियर हो गई यहां से। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि भाई हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था फोकस की वैल्यू, और वो AE क्यों आती है। तो हमने क्या किया, जो दोनों इक्वेशंस हमने बनाई थी उनको हमने ऐड कर दिया, और दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, F1Q, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया, इससे पहले तो ऐड कर चुके हैं ना, तो F1Q - F1P, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया अपन ने। F1Q को मैंने A + C लिखा, F1Q, तो ये कितना आ रहा है भाई, यहां से लेके यहां तक A है, और यहां से लेके यहां तक मैंने बोला कि इस डिस्टेंस को मैं C बोलता हूं। ठीक है, तो A + C हो गया F1Q, और F1P कितना हो गया, तो वो हो गया आपका, ये पूरा हो गया A, इसमें से C घटा दो,
तो a प्लस सी और a माइनस सी, ठीक है, वो वहां पर पुट किया मैंने, पर दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो a से a कैंसिल हो गया और माइनस वाला c जो था वो माइनस के कारण प्लस हो गया, तो 2c आया इधर। वहां पर आपने qm और pm को देखा, qm को लिखा qo प्लस om, qm को क्या लिखा आपने, qm को आपने लिखा qo प्लस om, और qp को क्या लिखा, तो उसको लिखा आपने om माइनस, क्या था आपके पास, qp चाहिए था आपको, नहीं क्या था, qm, 2 मिनट वापस से देखता हूं मैं भूल गया कि क्या चीज लिया था अपन ने, qm माइनस pm था, वही मैं बोलूं यार, ठीक है। तो qm तो आपको पता चल गया, qo प्लस om ले लिया, और pm जो था उसको आपने om माइनस op लिया, क्योंकि pm जो था वो कहां दिख रहा है, ये रहा आपका pm, और इसको क्या लिया आपने om, ये पूरा माइनस op, इन दोनों को माइनस करोगे तो इतना ही बचेगा ना आपके पास, तो pm आपके पास आ गया, ठीक है। तो वो दोनों वैल्यूज वहां पर पुट करी, माइनस को अंदर भेजा, 2c इक्वल टू e इंटू 2a आया, 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू ae आई, और c ही तो क्या था हमारा, डिस्टेंस था x एक्सिस से फोकस तक का, मतलब कि x कोऑर्डिनेट फोकस का वो आ गया आपका ae, 0। तो क्लियर है ये बात, c की वैल्यू कितनी आई, ae। यहां पर सारी चीजें अब आपने कर दी हैं प्रूव, इलिप्स की कोई भी चीज ऐसी नहीं बची है जो आपने नहीं देखी हो, नहीं प्रूव की हो। तो अब इलिप्स को एकदम अंदर से आपने जांच पड़ताल कर ली है, तो अब उसके कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। चलो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक तो ये होता है, और दूसरा क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमेशा याद रखना कि ए को बड़ा लेकर चलना, ठीक है। कई सारी बुक्स में, इवन दिस बुक में भी, इस बुक में भी क्या हुआ है कि उन लोगों ने ए और बी को एक्स के नीचे ही रहने दिया है, एक्स के नीचे ए को रहने दिया और फिर ए को छोटा बोल दिया बी से, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि ए हमेशा बी से बड़ा होगा, तो उसके कारण ना क्या होता है, फॉर्मूले कोई भी दूसरे चेंज नहीं होते, चाहे वो लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला हो, चाहे किसी और चीज का फॉर्मूला हो, फॉर्मूला फिर चेंज नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, अगर आप इसके डिनोमिनेटर्स को चेंज कर देते हो, मतलब कि अगर ये वाला फॉर्म आपका कौन सा है, तो ये वाला फॉर्म है आपका ऐसा वाला, और ये कौन सा फॉर्म है, तो ये फॉर्म है ऐसा, और सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो आपने है वो हर केस में 2a ही लिया है मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस 2b ही लिया है, ठीक है। इस केस में ये मेजर था तो इसको 2a ले लिया और इसको 2b ले लिया। तो इस केस में कोई भी फॉर्मूला दूसरे चेंज करने की जरूरत नहीं, बस पहले वाले में थोड़ा सा चेंज कर लेना। हमेशा याद रखना, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा मेजर एक्सिस उसी के अलॉन्ग आएगा, और वही वैल्यू आपकी ए की होगी। तो इसके बाद सारे फॉर्मूलेस को आप वैसे ही रखना है, 2b स्क्वायर बाय ए होता है अगर हमारा लेटेस्ट रेक्टम, तो वैसे ही रखना उसको, b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता तो उस फॉर्मूले को भी वैसे ही रखना है। इसमें फिर ए और बी चेंज करने की जरूरत कहीं पर भी नहीं पड़ेगी, क्लियर है। बस आपको शुरुआत में चेंज कर देना है, और अगर शुरुआत में सेम लेकर चलोगे तो फिर हर फॉर्मूले में चेंज करना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हमने जैसे शुरुआत से लेकर करा हुआ है वैसे ही करो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर करते हैं अपन इसको। अब क्या बोल रहा है भाई, वर्टाइसेस क्या होते हैं, मेजर माइनर एक्सिस क्या होते हैं, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम वैसे भी जानते हैं, हमने प्रूव भी कर लिए, बट फिर भी ये बोल रहे हैं तो एक बार पढ़ लेते हैं इनकी डेफिनेशन। कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो पहली बार ही ये वीडियो देख रहे होंगे, और कई लोगों ने ये भी बोला है कि सर सर्कल्स करवा दीजिए। सर्कल मैं पहले ही करवा चुका हूं, देखो तो जाकर, और स्ट्रेट लाइंस करवा दीजिए। तो स्ट्रेट लाइंस का पूरा चैप्टर खत्म है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, देखिएगा वहां पर भी करवाई हुई सारी चीजें, वहां पर तो पूरा 11th का सिलेबस खत्म है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं पहले करवा चुका हूं, इन सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं आराम से, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब वर्टाइसेस, मेजर माइनर एक्सिस, ये सब क्या होते हैं पढ़ते हैं। वर्टाइसेस, द पॉइंट ए एंड ए डैश वेयर द कर्व मीट द line joining the foci S and S dash are called the vertices of the ellipse. The coordinates of A and A dash are a, 0 and minus a, 0 respectively. ये स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, द पॉइंट A and A dash where the curve meets the line joining the foci. अब यहां पर देखो, फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस, और ये ए डैश और ए पर मिल रहा है कर्व से। तो ये जो ए और ए डैश पॉइंट्स हैं यही है आपके क्या, यही है आपके वर्टाइसेस, ठीक है, जिसका
फॉर्मूला ये बोल रहा है a कॉमा जीरो, फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स a कॉमा जीरो और माइनस a कॉमा जीरो होते हैं। तो ये बात पता है आपको पहले से, क्लियर है। इसके बाद बात आती है मेजर एंड माइनर एक्सिस की। तो यहां बोला भाई द डिस्टेंसेस a डैश इक्वल टू 2a एंड bb डैश इक्वल टू 2b आर कॉल्ड मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो पता है आपको मेजर एक्सिस कौन सी होती है भाई, ठीक है। तो जो मेजर एक्सिस कौन सी होती है, जिस पर फोकस लाई कर रहा है, उस पे जहां पर अपने कर्व जो है वो उस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, वो एक्सिस होता है, उसकी लेंथ जो होती है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है, और दूसरी वाली जो एक्सिस होती है वो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है, और हमको पता है कितनी होती है। फोकाई क्या है, तो ए कॉमा जीरो या माइनस ए कॉमा जीरो, या इसको सी कॉमा जीरो या माइनस सी कॉमा जीरो भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं, तो इतना ज़्यादा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको बता दे रहा हूं मैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, तो एक की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल्स टू ए बाई ई, और दूसरे की होती है एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। सेंटर क्या होता है, सिंस द सेंटर ऑफ अ कोनिक सेक्शन is a point which bisects every chord passing through it. In case of the ellipse x square equals to a square plus y square equals to b square, every chord passing through C is bisected at C 0, 0. Therefore, C is the center of the ellipse and it is the midpoint of a dash. तो क्या बोल रहा है ये आपका ellipse है। तो यहां पर सेंटर किसको बोल रहा है, तो सेंटर इसको बोल रहा है भाई। कोई भी कॉर्ड हो, कॉर्ड मतलब कि कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ने वाली कोई भी लाइन हो, वो इस पॉइंट पर आकर क्या होगी, बाइसेक्ट होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेंटर कहलाता है। और ये ए डैश का भी क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। ये ए डैश है, ये ए है, मतलब मेजर एक्सिस का भी बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है सेंटर, जहां पर कि कर्व का जो भी कॉर्ड होता है वो क्या होता है, आपके बाइसेक्ट हो जाता है उस पॉइंट पर, वही सेंटर होता है। और ये जो स्टैंडर्ड केसेस हैं, उन दोनों स्टैंडर्ड केसेस में इसका जो सेंटर होता है वो ओरिजिन होता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या बोल रहा है, एसेंट्रिसिटी, तो हमको मालूम है एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स क्या होता है, दिस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की जो एसेंट्रिसिटी होती है, उसको आप जानते हो कि आपको ये इक्वेशन पता है भाई, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होती है, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या आती है, तो ई स्क्वायर की वैल्यू आप बोलते हो 1 माइनस ई स्क्वायर होता है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, या ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट, नहीं, ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, या फिर ई हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये बोल दो, या फिर ए स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोल दो। तो माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस का स्क्वायर, ठीक है। सेमी माइनर सेमी मेजर भी बोल सकते हो, आपको पता है माइनर मेजर क्यों बोलना है, बी बाय ए से हम जानते हैं सारी चीजें, तो इससे समझ सकते हैं ना, कर लेंगे इससे सॉल्व, तो क्लियर है, ठीक है। ऑर्डिनेट और डबल ऑर्डिनेट एंड लैटिस रेक्टम, तो ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, और लैटिस रेक्टम क्या होता है। तो भाई ऑर्डिनेट भाई किसी भी पॉइंट के वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर जब मैं ऑर्डिनेट की बात करता हूं, तो मान लो यहां पर एक पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है, यहां एक पॉइंट ले लिया, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही इसका ऑर्डिनेट होगा, और इसको जब डबल कर दोगे नीचे भी, तो ये जो 2y हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा इसका डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट जो होगा वो ऑर्डिनेट होगा, और उसको जब आप नीचे तक पूरा का पूरा एक कॉर्ड के फॉर्म में ले लोगे, तो जो कि परपेंडिकुलर होगा किससे, एक्सिस से, एक्सिस से परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होगी, ठीक है, वो डबल ऑर्डिनेट कहलाएगा। तो लैटिस रेक्टम भी एक तरीके का डबल ऑर्डिनेट होता है जो कि फोकस से पास होता है, और इस डेफिनेशन को हमने पैराबोला में भी पढ़ा हुआ है कि पैराबोला का भी जो लैटिस रेक्टम होता है वो एक डबल ऑर्डिनेट होता है जो कि फोकस से पास होता है। तो यार, तो इलिप्स के केस में भी ऐसा ही है। तो ये है आपका ऑर्डिनेट और डबल ऑर्डिनेट। एक्सिस पर परपेंडिकुलर कॉर्ड डबल ऑर्डिनेट कहलाता है, और उसका जो वैल्यू आती है वो 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट आती है, ठीक है। अब लैटिस रेक्टम क्या होता है, वो डबल ऑर्डिनेट जो कि किससे पास होता है, फोकस से, तो ये बता दिया मैंने आपको। और एल लैटिस रेक्टम की लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, क्लियर है, तो वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। अब फोकल डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स,
तो इसको एक बार पढ़ो, और यहां पर क्या लिखा है, द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। फिर किसी भी पॉइंट की जो फोकल डिस्टेंसेस का सम होता है वो क्या होता है, तो बोल रहा है कि वो कांस्टेंट होता है और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। तो क्या ये कहीं पर आपने प्रूव किया हुआ है या फिर नहीं? क्या बोलोगे आप, ये प्रूव किया हुआ है, आपने देखा है इसको प्रूव किया हुआ या फिर नहीं प्रूव किया है? तो आप बोलोगे सर प्रूव किया हुआ है बिल्कुल। कहां पर? जहां पर हमने देखा था भाई कि ये किसके इक्वल हो रहा था, 2a के। जब हमने क्या किया था, पूरी इक्वेशन ऑफ एलिप्स प्रूव करी थी, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स से पहले हमने वो प्रूव किया था ना, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो वहां पर हमने देखा था जब एनसीईआरटी वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, कि हम अगर कोई पॉइंट लेते हैं एलिप्स पर, और वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहां पर ले रहा हूं, ये F1 है, वो P है, ये F2 है, तो F1P प्लस F2P क्या हो जाएगा? वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये तो बात पता है आपको कि इसके कर्व पर आने वाला कोई भी पॉइंट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो चाहो तो आप यहां पर एक पॉइंट ले लो, उसके बाद प्रूव करते बैठो इसको। इससे अच्छा है कि हम एक पॉइंट लेते हैं जो कि इसका वर्टेक्स भी है, ठीक है, एक वर्टेक्स भी है, वो भी तो कर्व पर आ रहा है, तो उससे प्रूव कर देते हैं भाई डिस्टेंस तो इस पॉइंट की भी सेम ही होगी, मतलब इस पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम होगा वो भी इस पॉइंट से डिस्टेंस के सम के इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स कर्व पर आ रहे हैं एलिप्स के। तो आप बोलोगे F1P प्लस F2P, तो कितना हो जाएगा? F2P, इसको मैं A बोल रहा हूं और इसको मैं C बोल रहा हूं, ठीक है, ये भी C है। तो आप बोलोगे F2P हो जाएगा, F1P कितना हो जाएगा पहले तो देखते हैं। तो F1P हो जाएगा आपका A माइनस C, और F2P क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा A प्लस C। ये पूरा का पूरा इतना C है आपका, और ये A है, तो A में C ऐड करो तो A प्लस C से C कैंसिल, तो F1P प्लस F2P कितना आ गया? 2A। मतलब कि किसके बराबर आ रहा है? ये आ रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर। तो हमने ये बता दिया कि भाई सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एन एलिप्स इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा और वो इक्वल होगा किसके? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A के बराबर है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये क्या है भाई? इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन अदर फॉर्म, और इसको मैंने इसलिए यहां पर लगाया है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हमने जो किया है ना, तो हमने यहां पर, मतलब कई लोग इस बुक को पढ़ेंगे और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि A ग्रेटर देन B और A लेस देन B। तो यहां पर याद रखना, ये जो फॉर्म है इसको भी आप एक्स स्क्वायर बाय A स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय B स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से समझ सकते हो। यहां पर कोई A लेस देन B लिखने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्म को चेंज कर दो, ठीक है, और बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी। ये जो चीज है ना, यहां पर y एक्सिस में लिखना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा? 0, A और 0, माइनस A। ये भी 0, AE और 0, माइनस AE। ये भी 2A और ये भी 2B, और ये भी कितना हो जाएगा? A बाई E और माइनस A बाई। मतलब फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस कोऑर्डिनेट्स आपके y कोऑर्डिनेट्स पे पहुंच जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला प्रूव, मतलब एक ही चीज समझ कर चलते हो कि A जो है वो हमेशा ग्रेटर देन B होगा। यहां पर दो फॉर्म है, एक फॉर्म है ये वाला, ठीक है, और एक फॉर्म है ये वाला। अब हम जब 2-3 बुक से पढ़ते हैं ना, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से फॉर्मूले हम यूज करें। वो वर्टिकल एलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो हमें याद रखना है कि हम बस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लेकर चल रहे हैं। ए ग्रेटर देन बी है अगर हॉरिजॉन्टल है, तो अगर वर्टिकल आ जाएगा तो एक्स के नीचे बी आ जाएगा और वाई के नीचे ए आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे फॉर्मूले सेम होंगे। यहां पर वर्टाइसिस कहां पर है भाई? तो वर्टाइसिस एक्स एक्सिस पर है और फोकस भी एक्स एक्सिस पर है, तो यहां पर वो वाई एक्सिस में चला जाएगा, लेकिन फॉर्मूला सेम होगा। 0, A, 0, माइनस A, 0, AE और 0, माइनस AE, ठीक है। आपके लेटस रेक्टम की लेंथ भी B स्क्वायर अपॉन 2A ही होगी, सॉरी 2B स्क्वायर अपॉन A ही होगी हर जगह, ठीक है। यहां पर अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलते तो वो भी 2B स्क्वायर अपॉन A ही आती। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू AE और x इक्वल्स टू माइनस A बाई, x इक्वल्स टू A बाई और x इक्वल्स टू माइनस A बाई, y इक्वल्स टू A बाई और y इक्वल्स टू माइनस A बाई ही रहेगी। जहां पर A है वहीं पर A रहने देना, उसको चेंज मत करना, हमेशा सिर्फ यही फॉर्म लेकर चलना, कंफ्यूज मत होना।
ठीक है, बस एक चीज याद रखना है, जहां पर वर्टिकल होगा वहां पर x के अपॉन में b और y के अपॉन में a आ जाएगा, जहां पर हॉरिजॉन्टल होगा वहां पर x के अपॉन में a और y के अपॉन में b। ठीक है, तो ये बुक में कई सारी जगह ये सारी चीजें दी होंगी, वो आपको ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे, तो ये लेकर नहीं चलना है आपको, आप बस वैसे ही करते हुए चलो जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो यहां पर क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट है ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स व्हेन इट्स फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी आर गिवन। तो यहां पर फोकस गिवन है आपको, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है आपको और एसेंट्रिसिटी गिवन है, तो आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है, और इसका इलस्ट्रेशन अपन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया हुआ है एक, तो आप एक बार ट्राई करो इसको खुद से और बताओ कि इलिप्स की इक्वेशन क्या आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, तो आप देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये हो सकता आ रहा हो, देख लेते हैं अभी, लेकिन करेंगे कैसे इसको वो आपको पता है। आपको फोकस गिवन है, आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, आपको क्या गिवन है, एसेंट्रिसिटी, तो आपको पता है कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले इलिप्स बनाते हैं। ये इलिप्स है आपका। ठीक है, अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड विथ फोकस 1,1, तो फोकस आपका 1,1 है। ठीक है, अब ये 1,1 है, यहां पर एक पॉइंट P दे रहा हूं, यहां पर M दे रहा हूं, सॉरी यहां पर F दे दो, ये डायरेक्ट्रिक्स यहां पर पॉइंट P दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको पता है कि FM अपॉन MP जो है वो E के इक्वल होता है भाई, एसेंट्रिसिटी के इक्वल, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विथ फोकस एंड विथ अ फिक्स्ड लाइन का जो रेशियो होता है वो हमेशा एसेंट्रिसिटी के इक्वल होता है। तो यहां पर आप बोलोगे FM जो होगा E डॉट MP के इक्वल हो जाएगा, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब M को आपको क्या लेना पड़ता, तो एक कोई भी पॉइंट x, y, और P की इक्वेशन आपको दी है क्या, P की इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये आपकी x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, ax प्लस by प्लस c से इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर a है x का कोफिशिएंट 1, b है y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -1 एंड c है 3। अब हमें पता है कि यहां पर एक जगह आपको निकालना पड़ेगा fm में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब अपना जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उससे, एंड देन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद अ लाइन, मतलब m और p के बीच का जो फॉर्मूला है वो निकालना पड़ेगा। और मैंने इलस्ट्रेशन जब करवा रहा था बोल दिया था कि एक बार वो फॉर्मूलेज मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसके बाद, क्योंकि उससे हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन करेंगे हम उसमें हम डायरेक्टली उन फॉर्मूलेज को मतलब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो fm कितना हो जाएगा, तो fm हो जाएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ये fm हो गया। ठीक है, mp कितना हो जाएगा, तो mp हो जाएगा भाई लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1, यहां पर a है 1, x1 है x, तो ये हो जाएगा x, b है -1, y1 है y प्लस 3, मतलब लाइन तो पूरी की पूरी वही रख दिया करो ना, जो भी होती है ना यहां पर वही रख दिया करो, सोचने की और जरूरत नहीं है। x और y में इक्वेशन चाहिए ना आपको, पॉइंट भी आप x, y ही लेते हो, तो जो लाइन है वही रख दिया करो। अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a इज 1, b इज -1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mp इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, तो mp आ गया और fm आ गया। अब आप बोलोगे fm इज इक्वल्स टू emp, fm की वैल्यू कितनी थी, fm की वैल्यू थी आपकी अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू e इंटू एमपी कितना है, एमपी कितना है आपको, तो एमपी है x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन रूट 2, मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन रूट 2, एंड आपको पता है कि भाई यहां का मॉड यहां का रूट हटाना है, दोनों साइड आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो। ठीक है, e की वैल्यू कितनी ये भी रख दो ना भाई, e का को ऐसा खाली फोकट बैठा है, e एसेंट्रिसिटी 1/2 है। ठीक है, तो यहां पर 1/2 डाल देता हूं। आप बोलते हो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, तो यहां पर क्या जाता है x माइनस 1 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2√2 का स्क्वायर। जल्दी बताओ 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, फटाक से आ गया, 8 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 इज 8। तो यह आएगा x माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8। स्क्वायर करते हैं ओपन हर जगह, यहां पर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी प्लस सी ही होता है वो, और यहां पर a माइनस बी का स्क्वायर दो जगह लगेगा, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2xy माइनस 2a भी हो जाएगा, क्योंकि b जो है वो नेगेटिव है, माइनस 2bc भी हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 6y प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू x इज x प्लस 6x। अभी जो 8 है इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 16y, और प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा 2, और 2 इंटू 8 हो जाएगा प्लस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y माइनस 2xy प्लस 9। सबको यहां लेकर आ जाओ इस साइड, ठीक है। तो 8x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा तो 7x स्क्वायर, 8y स्क्वायर से y स्क्वायर जाएगा तो 7y स्क्वायर, माइनस 16x और ये प्लस 6x यहां जाकर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 22x माइनस 16y, और वो माइनस 6y पर प्लस हो जाएगा तो माइनस 10y, और माइनस 2xy यहां पर आकर प्लस 2xy हो जाएगा, और प्लस 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। कितना आ रहा है भाई, 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 22x माइनस 10y प्लस 22 प्लस 2xy प्लस 7 इक्वल टू 0। और कैसे आई ये इक्वेशन, तो हमें पता है कि भाई अगर आपको इलिप्स बनाना है, आपके पास एसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस है, और ये चीज मैंने आपको शुरुआत वाले वीडियो में भी बताई थी कि इलिप्स बनाने के लिए आपके पास किस चीज की जरूरत है, तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। पैराबोला में सिर्फ और सिर्फ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे देती थी और हम क्वेश्चन कर लेते थे, बट यहां पर अगर आपके पास एसेंट्रिसिटी की वैल्यू नहीं होगी तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैराबोला में एसेंट्रिसिटी हमेशा हिडन तरीके से गिवन रहता था, वहां पर एसेंट्रिसिटी कितना होता था 1, बट यहां पर जब तक नहीं बताएंगे वो कि कितना है, तब तक आप अपने मन से नहीं बता सकते कि कितना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि आपके पास एसेंट्रिसिटी है, आपके पास फोकस है, आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, तो इक्वेशन आप निकाल सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो कैसे निकालोगे इक्वेशन, तो हमने बोला कि भाई m एक पॉइंट लेते हैं एलिप्स पर, x, y उसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई प्लस 3, यहां पर a 1 है, b माइनस 1 है, और c जो है वो 3 है, और फोकस है 1, 1। तो हमने बोला कि fm की जो डिस्टेंस होगी वो e इंटू mp के इक्वल होगी, क्योंकि एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन ही वो होती है, बल्कि पैराबोला की डेफिनेशन से ही ये सारी चीजें आती हैं, सॉरी इलिप्स के। तो यहां पर आपने mp की जगह fm की जगह डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला आपने, x और 1 x, y और 1, 1 का डिस्टेंस वो पुट कर दिया। एमपी में देखा आपने तो मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आया, दोनों को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, स्क्वायर किया दोनों साइड, स्क्वायर ओपन किया, सबको एक साइड लेकर आए और आंसर आ गया आपके पास। क्लियर है? तो ये आंसर है आपका। सो क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई नेक्स्ट, तो ये बोल रहा है अब हमको अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं और फाइंड करना है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी। तो देखकर समझ में आ रहा है क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक। तो बोल रहा है नहीं, इक्वेशन गिवन है सॉरी, और फाइंड करना दूसरे एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ऑन फाइंडिंग द वेरियस एलिमेंट्स, ओके उल्टा बोल दिया मैंने, यहां पर दूसरे एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इक्वेशन हमको पता करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हुए हैं भाई एनसीईआरटी में भी। ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसके बाद का क्वेश्चन आपका क्या होगा, असाइनमेंट। आपको पता है ये बात, नहीं पता थी ना, ठीक है। तो आपके पास है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 400। सबसे पहला स्टेप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, तो हम करते हैं पूरे इक्वेशन को 400 से डिवाइड। जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 16/400 प्लस 25/400 इक्वल्स टू 400/400। 16/400 पे कितना जाएगा 25,
25/400 तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका, कितने टाइम जाएगा ये जाएगा आपका अपना 200 कितने टाइम में आएगा, 8 तो 16 टाइम ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये होगा कितना, x²/25 प्लस y²/16 इक्वल्स टू 1। हमको पता है कि राइट हैंड साइड पर 1 बनाना होता तो हम जो भी राइट हैंड साइड पर नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, और यहां पर हम समझ चुके हैं कि कौन से फॉर्म का आ रहा है। तो ये आ रहा है x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 के फॉर्म का। x का डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब कि जो मेजर एक्सिस है वो x पर होगा, और ये किस फॉर्म का होगा, तो ये ऐसा बनेगा। जहां पर a,0 होगा हमारा वर्टेक्स, सेमी मेजर एक्सिस होगा -0,b और -0,b, 0,-b मतलब इसकी लेंथ है 2b और इसकी लेंथ है 2a, और फोकस क्या होगा, तो फोकस होगा AE,0 या फिर C,0, एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या क्या निकालना है आपको, तो आपको निकालना है लेंथ्स ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिसेस। तो a है आपके पास कितना, a² = 25, तो a है 5, आप बोलोगे a² = 25, तो a है 5। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो आ रही है 2a यानी कि 10। ठीक है, b² है 16, तो b हो गया 4। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो वो आ रही है 2b यानी कि 8। 10 आ गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 2b आ गया, 8 आ गया लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। और क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोका एंड वर्टाइसेस ऑफ द एसेंट्रिसिटी। आपको पता है a² = b² प्लस c² होता है। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोका c से यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, एसेंट्रिसिटी उसके बाद निकल जाएगी आराम से। वो b² = a² इंटू 1 माइनस b², ये करने की जरूरत नहीं, मतलब कौन सा, फिर से बोल के बता देता हूं। ये वाला चाहो तो ये वाला भी आप कर सकते हो, बट हमने देखा था, हमने इस मेथड से भी सॉल्व किया, इस मेथड से भी सॉल्व किया, जब एनसीईआरटी की इक्वेशंस हम कर रहे थे, तब ये इस वाले मेथड में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा था और इस वाले में थोड़ा सा कम, तो हम इस वाले को प्रेफर करते हैं। तो यहां पर आप बोलोगे c² हो जाएगा a² माइनस b² यानी c² आपका हो जाएगा a² = 25 माइनस 16 यानी c हो गया 9, c हो गया 3, c² हो जाएगा 9, तो c हो जाएगा 3, c3 हो गया। आपको पता है फोकाई क्या होते हैं, प्लस माइनस c,0, तो ये हो गया प्लस माइनस 3,0, AE,0 बोल लो भाई, बात वही है। ठीक है, अब हमको पता है कि A और C में क्या रिलेशन होता है, E में क्या रिलेशन होता है, मतलब कि आप बोलोगे कि ये जो AE है ये अगर C के इक्वल होता है ना, तो E होता है C/A के इक्वल। तो C है 3, A है 5, तो एसेंट्रिसिटी आ गई 3/5। इस फॉर्मूले से सॉल्व करना या इस फॉर्मूले से सॉल्व करना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो इजी लगता है आप उससे किया करो। मैं यहां पर C को AE मानकर पहले c² की वैल्यू निकालता हूं। ये डेरिवेशन, अगर आप ये सोच रहे होगे कि फॉर्मूला कहां से आया, तो इसका भी प्रूफ दिया हुआ है। हमने जब सारी चीजें प्रूव करी है एनसीईआरटी में, तब ये वाला भी प्रूफ दिया हुआ है मैंने। तो ये सारी चीजें कहां से क्या आ रही हैं आपको पता है। आपको पता है यहां से C की वैल्यू निकाल लोगे तो डायरेक्टली फोका आ गया, और आपको पता है E जो होता है वो C/A होता है, तो वो वहां से डायरेक्टली आपका एसेंट्रिसिटी भी आ गई। तो जो सारे क्वेश्चंस पूछे थे आपके, सारी वैल्यूज यहां पर आ चुकी हैं। कैसे आई हैं, तो आपको भाई यहां पर इक्वेशन ऑफ द एलिप्स दिया हुआ था दूसरे फॉर्म में। ठीक है, उसका वहां पर 1 लाने की जरूरत थी, तो हमने 400 से डिवाइड कर दिया हर जगह। x²/25 प्लस y²/16 इक्वल टू 1 हो गया। यहां पर a² की वैल्यू 25, b² की वैल्यू 16 हो गई। a की वैल्यू आपने बोली +-5, b की वैल्यू आपने बोली +-4, प्लस माइनस नहीं, a तो लेंथ है तो उसकी वैल्यू 5 और 4 हो जाएगी। अब आपने क्या बोला, अब आपने बोला कि भाई a अगर 5 है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया 2a यानी 10, b अगर 4 है तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया 2b यानी 8।
ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई। इसके बाद आपने बोला कि आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में रिलेशन है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। सी स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली तो 9 आया और सी की वैल्यू 3 आई, ए और बी की वैल्यू पुट कर दी थी यहां पर। और फोका आपको पता है प्लस माइनस सी कॉमा 0, क्योंकि सी ही ए ही होता है, तो वहां पर प्लस माइनस 3,0 फोका आ गए। और ए इक्वल टू सी से आपने ई की वैल्यू सी बाय ए में पुट करी तो 3/5 आ गई। तो सारी वैल्यूज आ चुकी है, बहुत आसान तरीके से, कुछ भी ज्यादा करने की सोचने की जरूरत यहां पर पड़ी नहीं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार गलती से आगे पहुंच गए थे अपन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका असाइनमेंट है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6 से डिवाइड करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगी। ये असाइनमेंट है, इसका आंसर दीजिए आप लोग मुझे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। ये भी आपका असाइनमेंट है, एक बार इसे भी ट्राई करें और बताएं कि ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपसे बन पा रहा है कि नहीं। चलो एक काम करते हैं, ये वाला असाइनमेंट नहीं रखते हैं, ये वाला मैं ही करवा देता हूं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं, थोड़ा सा अलग है। तो यहां पर एक किस फॉर्म का दिख रहा है, तो ये दिख रहा है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां पर वहां पर राइट हैंड साइड पर 1 भी नहीं है, वो 0 है, ठीक है। और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर ये जरूर कर सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x है तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन पैराबोला के फॉर्म में भी किए हुए हैं, पैराबोला के टाइम पर। तो यहां पर आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहां पर अगर आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है x के टर्म्स का, क्योंकि यहां पर 2ab वाला फॉर्म भी आ रहा है जो x के साथ है, x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड करो, इसका हाफ, ठीक है, कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करो, तो आप बोलोगे एडिंग 1 बोथ साइड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहां पर आपके पास पहली चीज क्या है, पहली चीज तो यह है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और दूसरा है 4y स्क्वायर, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है क्या आपका, तो भाई दिख भले ही ना रहा हो लेकिन लेकर तो आ सकते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे ला सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलोगे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला, हमें पता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। तो अब यहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर बोल सकते हो, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 को नीचे लेके आओगे तो 1/4 हो जाएगा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आप यहां पर क्या देखोगे, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप लिखोगे y माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर। तो भाई a कितना है, a 1 है, b कितना है, b 1/2 है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि x का डिनोमिनेटर बड़ा है y के डिनोमिनेटर से, मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है, x का एक्सिस जो है वही आपका मेजर एक्सिस होगा। क्लियर है बात, तो x एक्सिस जो है वो आपका मेजर एक्सिस है, मतलब ये कौन से फॉर्म का पैराबोला है, तो ये है इस फॉर्म का पैराबोला। लेकिन यहां पर बात क्या है कि यहां पर जो x है वो अकेला x नहीं, x माइनस 1 है, और y जो है वो अकेला y नहीं, y माइनस 0 हो रहा है। तो मतलब ये हो रहा है कि इसका जो ओरिजिन है, मतलब अब हम जब शिफ्ट करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, हम ओरिजिन शिफ्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमने पैराबोला भी देखा था ना, पैराबोला भी हम क्या करते थे, ओरिजिन को शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि आप नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लेते हो, इसको बोल लेते हैं 1,0 को आप नया ओरिजिन मान लेते हो, ठीक है। और यहां पर आपको पता है कि ये दो एक्सिस कौन से होते हैं, तो ये होता है कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई एक्सिस। आप अपने एक्सिस चेंज कर लेते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब आपका जो एलिप्स है वो भी चेंज हो जाएगा और वो एक्चुअल में यहां से बनेगा, ठीक है। कुछ ऐसा एलिप्स बनेगा आपका, वो भी शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आपका ओरिजिन चेंज हुआ, मतलब कि उसका सेंटर भी चेंज हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ओरिजिन कहां पर आ गया आपका, तो शिफ्टिंग द ओरिजिन टू आप बोलते हो
shifting the origin to 1,0। 1,0 क्यों? x के बाजू में क्या है? x -1 लिखा है, y के बाजू में y -0 लिखा है। आपको मैंने पहले ही बोला है, यहां पर जब भी फॉर्म x - a और y - b के फॉर्म का हो तो ओरिजिन को आपको कहां पर शिफ्ट करना है? a, b पे। अगर यहां पर +a और +b होता, मान लो, अभी तो माइनस ही लिखो, अगर ये +a और +b होता तो उसको आप लिखते x -a और वहां पर ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट -a हो जाता। मतलब यहां पर फॉर्म जो है वो x माइनस समथिंग और y माइनस समथिंग का ही होना चाहिए, और वो समथिंग जो भी होगा वही आपका कोऑर्डिनेट होगा। किसका? ओरिजिन का। ठीक है, तो यहां पर ओरिजिन को आपने शिफ्ट कर लिया कहां? 1,0 पर। अब क्या बोलते हो आप? तो अब बोलते हो इसको हमें रिड्यूस करना है नॉर्मल, मतलब जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें, तो आप बोलते हो लेट x -1 इक्वल्स टू कैपिटल X एंड स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल Y, क्योंकि यहां पर स्मॉल y के साथ तो कुछ लिखा नहीं है, y -0 ही है, तो उसको आप कैपिटल Y पूरा मान लेते हो। तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? इक्वेशन बिकम्स इक्वेशन हो जाती है x² / 1² प्लस y² / 1/2² इक्वल्स टू 1। तो यार ओरिजिन के शिफ्ट हो जाने से a और b में तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ा है, वो तो वैसे ही के वैसे, तो a और b से जो भी वैल्यूज निकाल सकते हो आप, वो आप पहले निकाल लो। ठीक है, ये गिरने वाला था। ठीक है, तो वो आप क्या करोगे? पहले निकाल लोगे। तो आप क्या बोलोगे? आपको पता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो होता है 2 × a, तो यहां पर a है 1, तो 2 × 1 यानी 2 हो गया। ठीक है, देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो वो होता है 2 × b यानी कि 2 × 1/2 यानी कि 1 हो गया। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गई, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ गई। क्या चीज नहीं आई आपके पास? तो आप बोलोगे आपके पास एसेंट्रिसिटी भी आ सकती है। E होता है √1 - b² / a²। ये पता है आपको, E होता है √1 - b² / a²। तो यहां पर क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू? तो आप बोलोगे 1 - b² इज 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा √3/2, क्योंकि √3/4 पूरा का पूरा 4 आएगा, तो ये √3/2 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां पर √3/2 हो गया E की वैल्यू। अब E अगर √3/2 है तो आपके पास अब आप निकाल सकते हो क्या? A आ चुका है, B आ चुका है, E आ चुका है। अब आपके पास इसके वर्टाइसेस भी निकालने का पूरा चांस है, एंड फोकस निकालने का भी है। तो आप बोलते हो वर्टाइसेस क्या है? वर्टाइसेस होते हैं ±a, 0। ठीक है, तो a की वैल्यू यहां पर कितनी है? a की वैल्यू है 1, तो वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे? तो वर्टाइसेस हो जाएंगे ±1, 0। वर्टाइसेस हो जाएंगे ±1, 0। तो यहां पर आप बोलोगे कि x जो है वो कितना है? +-1, एंड कैपिटल Y जो है वो कितना है? 0 है। ठीक है, अब दिक्कत इस बात की है कि ये जो वर्टाइसेस आ रहे हैं ये हमारे न्यू एक्सिस के हिसाब से आ रहे हैं जब हमने ओरिजिन शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, तो आप बोलोगे ये है अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस। ये न्यू एक्सिस के हिसाब से। तो ओल्ड एक्सिस के हिसाब से क्या आएंगे? तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड एक्सिस। जब भी ऐसे निकालना रहता है ना, टेंशन मत लिया करो बिल्कुल भी। जैसे आप लोग बोल रहे थे कि उस वाले में डाउट है, तो डाउट के लायक चीज नहीं है ये। बस आपको नॉर्मली सॉल्व करना है और लास्ट में देखना है कि कैपिटल एक्स को आपने किस चीज से सब्स्टिट्यूट किया था। तो कैपिटल एक्स एक्चुअल में किसकी वैल्यू थी? तो वो स्मॉल x - 1 की थी। यहां पर कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है? +-1 आ रही है। तो आप बोलोगे कैपिटल एक्स जो है वो x - 1 के इक्वल है, तो +-1 जो है वो x - 1 के इक्वल है। ठीक है, कैपिटल एक्स जो है वो स्मॉल x - 1 के इक्वल था और कैपिटल एक्स की वैल्यू +-1 थी। तो ओल्ड एक्सिस के हिसाब से आपके वर्टाइसेस क्या आएंगे? ओल्ड एक्सिस के हिसाब से आपको स्मॉल x की वैल्यू चाहिए ना, तभी तो वर्टाइसेस मिलेंगे।
क्योंकि आपका वर्टेक्स जो है वो मेजर एक्सिस पर आएगा, मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे एक बार +1 लेते हो, फॉर +1 x - 1 = 1 x = 2, तो यहां पर वर्टेक्स हो जाएगा क्या 2, 0, क्योंकि y तो 0 ही रहेगा दोनों केस में, कैपिटल Y और स्मॉल y इक्वल है। ठीक है, और फॉर -1 x - 1 = -1 x = 0, तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा 0, 0। तो दो वर्टाइसेस आ रहे हैं भाई। ठीक है, अगर y की स्मॉल y के टर्म्स में कोई दूसरी वैल्यू डली रहती, स्मॉल y और y इक्वल नहीं रहते, तो फिर y की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है आपको, बट यहां पर कोई वैल्यू नहीं डली और y कैपिटल Y भी आपका 0 आ रहा है, तो स्मॉल y भी कितना रहेगा 0। ठीक है, तो आप बोलोगे वर्टाइसेस क्या आ रहे हैं, तो वर्टाइसेस आ रहे हैं 1, 0 एंड 0, 0। ये है x एक्सिस पर। ठीक है, सॉरी 2, 0, 1 नहीं 2, 0 है। तो ये वर्टाइसेस आ गए। अब फोकाई की बात करेंगे, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये होता है ± AE, 0। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड एक्सिस, अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस, सॉरी न्यू एक्सिस कौन से, x और y, कैपिटल X एंड Y, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। ठीक है, तो यहां पर अब जो भी जैसे न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना है ना, तो जो भी नॉर्मली आप इक्वेशन से वैल्यू निकालते हो न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग निकलेगी। उसके बाद ओल्ड एक्सिस के हिसाब से जब निकालना होता है तो कुछ नहीं करना है, जो भी कैपिटल X की वैल्यू आ रही है उसमें स्मॉल x की वैल्यू पुट कर दो, जैसे कैपिटल X x - 1 के इक्वल है ना, तो जो भी कैपिटल X की वैल्यू आ रही होगी उसको स्मॉल x - 1 से इक्वेट कर दो, तो स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे फोकाई क्या है, ± AE, 0, a है 1, e है √3/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब फोकाई की वैल्यू आ जाएगी ±√3/2, 0। बट ये है अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस, तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड एक्सिस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड एक्सिस तो यहां पर कैपिटल X की वैल्यू आ रही है ±√3/2, बट कैपिटल X है x - 1 के इक्वल, तो वो है ±√3/2 के इक्वल। फॉर अपन बोलेंगे +√3/2, फॉर +√3/2 को प्लस लिखने की जरूरत नहीं, फॉर √3/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी √3/2 + 1, यानी कि √3 + 2/2, और फॉर आप बोलोगे माइनस का √3/2, तो यहां पर आ जाएगी x की वैल्यू -√3/2 + 1, यानी कि 2 - √3/2। तो ये आ गए आपके फोकस, और y तो 0 ही है, AE, 0, y 0 है, कैपिटल Y भी 0 है, स्मॉल y भी 0 क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो आप बोलोगे फोकाई कितने आ गए, तो फोकाई आ गया आपका, एक आ रहा है √3 + 2/2, 0, और दूसरा आ रहा है 2 - √3/2, 0। क्लियर है? तो भाई ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मल्टीवर्स के क्वेश्चन। जानते हो ना मल्टीवर्स क्या होता है, जैसे मल्टीवर्स ओपन हो जाता है ना, तो कई सारे स्पाइडरमैन एक साथ आ जाते हैं, बस ये डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी बहुत सारे जाते हैं। ठीक है, और एक्समैन भी आ जाते हैं, उसमें कई सारे लोग आ जाते हैं। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन भी जो है ये मल्टीवर्स के समान है, क्यों, क्योंकि यहां पर ओरिजिन जो हमारे लिए ओरिजिन है वो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओरिजिन नहीं है, मतलब ऐसा मानना पड़ता है हमको आधे में। तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x² - 2x + 4y² = 0। ठीक है, तो यहां पर हमारे को जो चीज दी हुई थी वहां पर समझ में आ रहा था कि भाई ये x² / a² + y² / b² में सिंपल तरीके से नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहां पर x का कोफिशिएंट भी कुछ दिया हुआ है, 2x भी दिया हुआ है, तो हमें एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहां पर -2x था, तो 2 से अपन ने 2 को डिवाइड किया, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसे 2 को डिवाइड करते हैं, तो वो आया 1, 1 को अपन ने 1 का स्क्वायर लिया और दोनों साइड ऐड कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए यहां पर x - 1 का होल स्क्वायर बना, वहां पर 1 बना।
यहां पर x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4y² था, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने नीचे 1² लिखा और इस 4 को इसके नीचे लेके गया तो 1/4 हो गया, उसको 1/2 का स्क्वायर लिखा, तो ये x² प्लस y² के फॉर्म में दिखने तो लगा, लेकिन यहां पर x नहीं दिख रहा था, x माइनस वन, और यहां पर भी y को फिर मैंने y माइनस 0 लिख दिया, एक ही टाइप के चले भाई दोनों, ठीक है। तो यहां पर हमें पता चला कि ओरिजिन जो है उसको अब शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके बाद क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पर x और y नए एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन को शिफ्ट किया 1,0 पर, और हमने हमारे नए डॉक्टर स्ट्रेंज और नए स्पाइडरमैन क्रिएट कर लिए, मतलब कि नए दूसरे मल्टीवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज कौन है, कैपिटल एक्स, पुराने वाले में वो था x माइनस वन, और यहां पर y, मतलब कि नॉर्मल समझो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने स्मॉल x माइनस वन को कैपिटल x बोला और स्मॉल y को कैपिटल y बोल दिया, ठीक है। तो ऐसा बोलना ही पड़ता है हमेशा, यहां पर चाहे y के साथ कुछ और भी होता है ना, स्मॉल y के साथ y माइनस 2 होता, y माइनस 3 होता, तो उसको कैपिटल y ही बोलना पड़ता, जिसका भी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने x माइनस वन को कैपिटल x और स्मॉल y को कैपिटल y बोल दिया। यहां पर अब दिखने लगा हमको भाई x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 का फॉर्मूला। तो अब आपने क्या बोला, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब यहां पर a और b तो हमें साफ साफ मिल रहे हैं, ये a² है, ये b² है, तो a और b की वैल्यू डायरेक्टली मिल रही है, a है 1 और b है 1/2, तो उनमें चेंजेस नहीं आएंगे, ओरिजिन को शिफ्ट करते रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a और b में लेंथ में थोड़ी चेंज आ रहे हैं, तो वहां पर आपके पास जो भी a और b से निकल सकता था वो निकाल लो। तो आपने बोला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकल गई 2, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकल गई 1, ठीक है, 2a होता ना, 2 और 2b होता है, मेजर एक्सिस 2a माइनर एक्सिस 2b, और एसेंट्रिसिटी निकल गई √1 माइनस b² अपॉन a² इक्वल टू √1 माइनस 1/4 √3/2 आ गई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसने लगाया, सी वाला इसने नहीं लगाया, क्योंकि सी वाला लगाते आप फिर आपको ना वहां पर ये समझना पड़ता कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेंटर के हिसाब से कितना आ रहा है फोकाई का, क्योंकि फोकाई होता ना सी, तो वहां पर सेंटर मतलब ओरिजिन जब अपनी ओल्ड एक्सिस थे तो उसके हिसाब से क्या आ रहा था। तो यहां पर अपन ने उसमें झंझट में पड़ी नहीं, ई डायरेक्टली निकाला √1 माइनस b² अपॉन a² से। ये फॉर्मूला भी तो देखा है, कब यूज करोगे, ठीक है। अब वर्टाइसेस होते हैं प्लस माइनस a,0, तो जो नया एक्सिस हमने बना लिया है उसके हिसाब से हमारे जो वर्टाइसेस आ रहे हैं वो प्लस माइनस 1,0 आ रहे हैं, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, मतलब कि कैपिटल X की वैल्यू 1 हो गई और कैपिटल Y की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो यहां पर आपने बोला कैपिटल X की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, बट एक्चुअल में कैपिटल X x माइनस 1 के इक्वल था, उसको इक्वेट किया, एक बार प्लस 1 लिया एक बार माइनस 1 लिया, तो यहां पर, और कैपिटल Y जो था वो तो स्मॉल y के इक्वल ही है, तो उसमें टेंशन की बात नहीं है, जब कैपिटल Y 0 होगा तो स्मॉल y भी 0 ही होगा यहां पर, क्योंकि स्मॉल y की कोई वैल्यू दूसरी थी नहीं, ठीक है, उसको तो अपन ने जबरदस्ती y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखा था। तो यहां पर x की दो वैल्यूज आई, एक आया 2 एक आया 0, मतलब वर्टाइसेस इसके 2,0 और 0,0 हो गए, और फोकाई होता ae,0, तो a से आपने मल्टीप्लाई किया e को, तो वो आया प्लस माइनस √3/2,0। अब यहां पर भी कैपिटल x है और y तो 0 ही कैपिटल, ठीक है, और कैपिटल y और स्मॉल y इक्वल है, तो वहां पर भी कुछ चीज चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो x को आपने बोला प्लस माइनस √3/2 आ रहा है, और एक्चुअल में x जो है वो स्मॉल x माइनस 1 के हिसाब से, तो स्मॉल x माइनस 1 में अपन ने एक बार प्लस √3/2 लिया, एक बार माइनस √3/2 लिया, दो वैल्यूज आई स्मॉल x की और दो वैल्यूज आपकी फोकाई की भी आ गई। तो अब आपके पास ओल्ड एक्सिस के हिसाब से, मतलब जो एक्चुअल इक्वेशन है उसके हिसाब से फोकस भी है, वर्टेक्स भी है, और सारे लेंथ्स भी हैं, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस और एसेंट्रिसिटी भी है। तो सारी चीजें आ गई, और ऐसे ही करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो भाई हो चुका है ये क्लियर, आई होप। एक बार खुद से भी ट्राई करना इसको, अभी जब अपन ने कर लिया इसके बाद फिर से एक और बार खुद से ट्राई करो, और उसके बाद बताओ कि डाउट कहां पर आ रही है या नहीं आ रही है, बन गया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखकर बताना, ठीक है। तो क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर अपन को समझ में आ गया है क्या कि भाई ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि आपने देख ही लिया सारे क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं, यहाँ के काफी अलग लेवल की बुक होती है ये एनसीईआरटी के कंपैरिजन में। तो हमने यहां पर ये क्वेश्चंस कर लिए ना, अब इसके बाद और अच्छे क्वेश्चंस के लिए हम तैयार हो चुके हैं। वैसे भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग है कि कोई से भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो भाई अगर आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिल रहे हैं, आप अच्छे से देख पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। लेकिन अगर कोई भी दिक्कत होती है ना वीडियोस को ढूंढने में, तो टेंशन मत लो, magnetbrains.com पर जाओ, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो आप। दोनों ही जगह सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट सारे ही कोर्सेज के, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, केजी से लेकर 12 तक सारे कोर्सेज, जो कि ऑब्वियसली 100% फ्री हैं और बहुत शानदार कोर्सेज हैं,
कभी भी आपसे 1-2 वीडियो किसी के बाद भी फीस कहीं नहीं लगेगी, तो दोनों में से कहीं पर भी आप ढूंढ सकते हो, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। फिलहाल आप जानते हो क्लास 11 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो आप, तो वहां पर जाएं और जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे तो मेरे सारे कोर्सेज और बाकी सारे लोगों के भी सारे कोर्सेज आ जाएंगे। आप मैथ्स आरडी शर्मा पे क्लिक करना, वॉच नाउ पे। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करोगे तो जितने भी मेरे वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर मिल जाएंगे। अगर कोई सा वीडियो आपसे छूट गया है या दोबारा देखना और नहीं मिल पा रहा है तो वहां पर दिख जाएगा, उसका टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना और क्लिक कर देना खटाक से। जैसे क्लिक करोगे वहां पर मैं आ जाऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा, वहीं पर आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सारी चीजें समझना और फिर आगे बढ़ते रहना। ठीक है, और एक और खुशखबरी भाई आपके लिए, आपके सारे दोस्तों के लिए जो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, सब तक ये बात पहुंचाएं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम भी लॉन्च हो गया भाई। केजी से लेकर 12 तक सारी क्लास का कंटेंट मिलेगा आपको, वो भी हिंदी मीडियम में, शुद्ध हिंदी भाषा में। ठीक है, तो इतना कुछ कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए, तो आप इतना सा काम तो कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और शेयर कर सकते हैं इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है और वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती है। तो फिर इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इलिप्स के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए सारे वीडियोस को रिवाइज करिए, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। बाय बाय एंड टेक केयर।